Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is my first YouTube video so I hope you all will like it। तो इस चैनल पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी। वो टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इसको कब और कैसे मिला वो पढ़ेंगे। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 11th शेड्यूल क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस और शॉर्टकमिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसका एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1989 के आसपास कई सारी कमेटीज़ बनवाई थी इस चीज़ के लिए, ये देखने के लिए कि हमारी कंट्री में लोकल लेवल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है LM सांघवी कमेटी ने। LM सांघवी कमेटी ने, ठीक है। तो इन सभी कमिटीज़ ने जो रिपोर्ट दी उसमें यही था कि हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है। तो उसके बेसिस पर 1989 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल को लोकसभा ने तो पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया। इस बिल के कुछ फीचर्स थे कि 3 टायर स्ट्रक्चर था जो आज के टाइम पर भी हमारे लोकल गवर्नमेंट में है। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन थी SC ST और वुमेन के लिए। उसमें इलेक्शंस हर 5 साल बाद होने थे और इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शंस करवाती। लेकिन ये बिल जो है वो अप्रूव नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990, तो 1990 में उनकी गवर्नमेंट ने दोबारा से बिल इंट्रोड्यूस किया। अब की बार ये एक कंबाइंड बिल था। इसमें एक पार्ट था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और दूसरा था अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। इस बिल का एक स्केलेटन लेजिस्लेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसकी डिटेल्स उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दी थी कि वो अपने हिसाब से इसको फिल कर लेगी। लेकिन फिर 1990 में उनकी गवर्नमेंट के डिसोल्यूशन के साथ साथ बिल भी लैप्स कर गया। नेक्स्ट 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया 73rd अमेंडमेंट को और 74th अमेंडमेंट एक्ट को। 73rd अमेंडमेंट के अंदर आ जाते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 74th अमेंडमेंट एक्ट में आ जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, इसको दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अप्रूव कर दिया था। उसके बाद 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया गया। पार्ट 9 के अंडर आ जाते हैं आर्टिकल 243 से 243 तक जो पंचायती राज के बारे में ही डील करता है। और 11th शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया। 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं जिनके ऊपर पंचायत जो है डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बिल लागू कब हुआ अच्छे से, ये तब हुआ जब हाफ से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया और प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया 23 अप्रैल 1993 में। इसके बाद हम आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक बेसिक डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 243 में बेसिकली डेफिनेशंस गिवन है जो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में गिवन है। सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब स्टेट के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है वो। ग्राम सभा, ग्राम सभा एक बॉडी है जिसका मेंबर हर एक वो इंसान है जिसका जो एज अ वोटर रजिस्टर्ड है इलेक्टरल रोल में। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल इज अ लेवल बिटवीन द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर पंचायत।
पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट का, जिसको आर्टिकल 243 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ये रूरल एरियाज के लिए बनाया गया है। फिर पंचायत एरिया का मतलब है वो टेरिटोरियल एरिया जो एक पंचायत के अंडर आता है। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन वो फिगर्स हैं जो लास्ट सेंसस के बेसिस पर पब्लिश की गई थी। उसके बाद विलेज मतलब कि एक गांव, इसको भी गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन। अब इसमें गवर्नर की मर्जी है, वो अगर कोई 2 गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 2 या 3 गांव हैं, तो गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल कर उनको कंबाइन करके एक विलेज भी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 243A। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की पावर्स और फंक्शंस के बारे में मेंशन है। इनकी पावर्स और फंक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ डिसाइड करता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर ग्राम सभा की पावर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करता है बाय लॉ। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 243B। आर्टिकल 243B के अंडर पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन्ड है कि हर एक स्टेट की पंचायत होनी चाहिए विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है। लेकिन इसका क्लोज 2 ये कहता है कि पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करेगी उन स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। सबसे पहले विलेज लेवल पर हमारे आ जाते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ठीक है। अब आ गया आर्टिकल 243C। आर्टिकल 243C डील करता है इलेक्शंस के लिए कि जो पंचायती राज के मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा। तो मेंबर्स का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट बेसिस पर वो इलेक्ट होंगे। ठीक है। और चेयरपर्सन को स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करेगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन किन किन के लिए? SC ST के लिए, SC ST वुमेन के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है। तो SC ST की रिजर्वेशन होगी विद अकॉर्डेंस टू द पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक है। और वुमेन को 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएंगी वुमेन के लिए। इसके अंदर SC और ST वुमेन भी आ जाती है। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ये भी प्रोविजन बना सकता है कि चेयरपर्सन की सीट पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, SC ST और वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन हो सकती है ऑन रोटेशन बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 243E। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत से आर्टिकल 243E डील करता है कि पंचायत का एक 5 टर्म ऑफिस होगा, जिसमें कि अगर पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्यूशन के 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शंस होंगे, री इलेक्शंस 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 243F डील्स विद द एज क्राइटेरिया। तो हर कोई इंसान जो 21 साल से बड़ा है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकता है। फिर आ जाता है आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है पंचायत की क्या क्या पावर्स और अथॉरिटी होंगे। वो पंचायत को काम दे सकता है जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, या फिर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड या सोशल जस्टिस से रिलेटेड, वो भी उनको दिया जा सकता है काम। और बाकी जो 29 मैटर्स 11th शेड्यूल में है वो तो पंचायत के अंडर आते ही हैं। ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 243H। आर्टिकल 243H में पावर दी जाती है पंचायत को कि वो टैक्स और फंड्स जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 243H के अंडर पंचायत को एम्पावरमेंट
देता है, मतलब पंचायत को पावर देता है कि वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, फीस और ड्यूटीज भी इम्पोज कर सकती है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस में से भी कुछ ग्रांट इन एड्स पंचायत को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिकल 243 आई। आर्टिकल 243 आई के अंडर फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेंशन्ड है कि स्टेट लेजिस्लेचर एक फाइनेंस कमीशन बनाएगी जिसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे, और ये हर 5 साल के बाद ये बनेगी। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा ये देखना कि टैक्सेस जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जे पर आ जाते हैं। आर्टिकल 243 जे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें है कि स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोविजंस बनाने हैं पंचायत की अकाउंट्स के ऑडिट के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब कि एक ऑडिट कमीशन बनाई जाएगी पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए कि उनको जितना पैसा दिया गया था उन्होंने उसमें से कितना खर्च किया, और जिस काम के लिए दिया गया था वो काम उन्होंने किया भी है या नहीं। फिर आ जाता है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के अंडर इलेक्शन कमीशन की बात की गई है पंचायत के, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी, सुपरिंटेंडेंस से लेकर कंडक्शन और रिजल्ट्स तक। ठीक है, फिर आर्टिकल 243 एल। आर्टिकल 243 एल में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। इसमें आपको ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरीज पर भी पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, फिर आर्टिकल 243 एम। आर्टिकल 243 एम के अंडर आता है कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एरिया पर लागू नहीं होगा। तो ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज सिस्टम नहीं आएगा, और हिल एरियाज ऑफ मणिपुर में भी ये नहीं आएगा। फिर आ जाता है आर्टिकल 243 एन। आर्टिकल 243 एन में इंश्योर किया गया है पंचायत की एग्जिस्टिंग लॉज के लिए कि कॉन्टिन्यूएंस के लिए कि इनकी कॉन्टिन्यूटी, लीगल कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। और ये मैंडेट करता है कि पंचायत का 3 टायर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि लोकल कम्युनिटीज एम्पावर हो जाए और डेमोक्रेसी जो है वो प्रोमोट हो जाए ग्रास रूट लेवल तक। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिकल 243 ओ। आर्टिकल 243 ओ के अंडर बताया गया है कि सबसे पहला तो कोर्ट्स में कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिट ज़्यादा है या कम है, और उनको जितनी सीट्स मिली है उनके ऊपर भी कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट कि कोई भी इलेक्शन, कोई भी पंचायत का जो इलेक्शन हो रहा है उस पर क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते जब तक कि एक पब्लिक पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन जो है वो कोर्ट में फाइल ना की गई हो। ठीक है, इसके बाद 11th शेड्यूल की बात कर रहे थे जो हम आर्टिकल 243 जी में आता है। 11th शेड्यूल। 11th schedule contains the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of panchayats. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It has 29 matters. तो 11th schedule जो है वो पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है, स्पेसिफाई करता है कि पावर पंचायत के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की। इसके अंडर 29 मैटर्स आते हैं। आप ये एक बारी वीडियो पॉज करके ये मैटर्स जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।